अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के हालात यकसर तब्दील हो चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई के बहुत देरीना और करीब समझे जाने वाले साथी उनका साथ छोड़ चुके हैं। बहुत से रहनुमा ऐसे हैं जिन्होंने अपने सियासी ठिकानों का इंतजाम कर लिया है। साबिक रहनुमा पीटीआई मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब ने भी तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली हैं। उनकी जानिब से जो है तहरीक इंसाफ की जानिब से उनकी पार्टी रुकनियत को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। फिर उनकी जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें उनकी जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर संगीन इल्ज़ामात भी लगाए गए थे और बताया गया था कि सानह 9 मई में जो मुलव्विस लोग थे चेयरमैन पीटीआई को तमाम हालात का इल्म था और मंसूबे के तहत जो है वो तमाम तर कार्रवाई अमल में लाई गई थी और इसकी पूरी तैयारी की गई थी। इसी मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया सबसे पहले हमें टाइम देने के लिए। बताइएगा कि आपने पीटीआई ज्वाइन तो की, लेकिन दूसरे रहनुमाओं को कैसे इसका इल्म नहीं था, क्योंकि तकरीबन तमाम ही रहनुमाओं ने लाइल्मी का इजहार किया है। इस पर क्या कहेंगे आप? हम अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त भी कर लें। मैंने पीटीआई को ये जो 9 मई का वाक़या है, इसकी डेवलपमेंट शुरू हुई थी शहबाज गिल के एक इंटरव्यू पर जो इसने एक निजी टीवी को दिया, अगर आपको याद होगा, आज से काफ़ी अर्सा पहले। और उसके बाद फिर चीज़ें शहबाज गिल गिरफ्तार हुआ और उस वक्त हमने इस चीज़ को चैलेंज किया और मामलात को सुधारने की कोशिश की और जाकर कहा इमरान खान को कि शहबाज गिल जो है वो आपको फंसाना चाहता है और इट इज़ नॉट द केस, और शहबाज गिल फिर गिरफ्तार हुआ वगैरह वगैरह। तो दैट वाज द पॉइंट जब मैं उस वक्त फील्ड में आया, इन फ्रंट ऑफ हिम कन्फ्रंट किया बहुत सारी चीज़ों को, उस और कन्फ्रंट्रेशन के रिजल्ट में फिर हमने को निगोशिएशन भी शुरू की। तो वो भी जब उनके अंदर भी गड़बड़ इस तरफ सिम से बात आगे ना चली, तो उस वक्त मैंने कहा था कि इमरान खान जिस डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन जो है कन्फ्रंट्रेशन की है। एट वन स्टेज ये बच्चों को, मुल्क को और लोगों को जो है आपस में लड़वाएगा। तो वो आप थोड़ा सा मिक्स कर रही हैं प्रेजेंट वाले दौर के लोगों को और मुझे मिक्स कर गई हैं, क्योंकि हम तो इनसे बहुत अरसा पहले जी दूर जी हो गए थे इसी जी जी रिजल्ट में। जी जी। जी जी। और उस पे उन्होंने इस वक्त हमारी ना बात सुनी, बल्कि उन्होंने हमें पार्टी से निकाल दिया। आपको याद होगा हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में एक सुलेमान का वो जो गिटार बजाता है उसका एक प्रोग्राम चला था वगैरह वगैरह। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आए कि अब मैं तो ये क्लेम करता हूं कि देखिए, हमने उस वक्त जो चीज कही थी, आज 9 मई को प्रैक्टिकली उस चीज का अमल आप लोगों ने देख लिया कि देवर फॉर दिस थिंग। और आज जो लोग छोड़ रहे हैं 9 मई के बाद, उनके पास और ऑप्शन क्या है? छोड़े ना तो क्या करें, कहां जाएं वो लोग? हमें तो इन्होंने खुद छोड़ा ना। ये जो आज छोड़े नहीं तो किधर जाएंगे, किधर ये लोग? 9 मई को आम चीज है, आपने अपने मुल्क के अंदर एक मुसीबत खड़ी कर दी, मुल्क के अंदर आग लगवा दी, जी मुल्क के अंदर जी लोगों को अपने इदारों के साथ लड़ा दिया। ये कोई मिलिटेंट पार्टी तो है नहीं ना, ये कोई ट्राइबल चीफ जी था इमरान जी खान के, खुर्रम एक साहब। कबीला दूसरे कबीले पे हमला कर रहा है। जी। तो ये लोग छोड़े, ये तो पॉलिटिकल लोग थे और तो अभी पॉलिटिक्स अभी करना चाहते थे। आप रोकड़ी साहब, आपको अभी मुल्की सियासत जो है वो किस जानिब जाती हुई नजर आती है? मुल्की पॉलिटिक्स पहले तो ये है कि मुल्की पॉलिटिक्स एक मुल्क पूरा पॉलिटिकल सिचुएशन समेत एक केओस की सूरत में चला गया था। केओस, शदीद तरीन केओस में से आप अभी निकले हैं। यानी अब उस केओस को टूटा, क्योंकि केओस का एक मकसद था। केओस का मकसद ये था कि कोई ऐसा वाकया जन्म पजीर होगा जिसके नतीजे में जो कुछ इमरान खान या उसके साथ जो लोग थे वो सोच रहे थे, और उस सोच के बाद दे थॉट कि हम पता नहीं क्या कर लेंगे मुल्क के बाद। तो वो केओस तो हो गया तब्दील, केओस का वक्त खत्म हो गया और डिसाइसिव मोमेंट्स आ गए हम मुल्क के पास। एक बहुत बड़ा इवेंट हो गया। अब उस इवेंट के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो आप और हम देख रहे हैं। अब किस करवट ऊंट बैठता है हम उसको देखना है। कभी टाइम, मेरे ख्याल में, आई एम वेरी मच क्लियर जी कि थिंग्स क्लियर है। इवेंट हो गया, इवेंट कर लिया इमरान खान ने। नाउ द थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट। किसी भी एंड पे इस चीज को माफी नहीं दी जाएगी जो अमल कर दिया है इन्होंने। और चाहे हुकूमत वक्त है, चाहे इदारे हैं,
चाहे इवन पब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इवन चाहे पीटीआई के लोग हैं, बिल्कुल। वो भी इस चीज को डिफेंड नहीं कर पा रहे और ना कर सकते हैं। यानी जिना हाउस पर जो हमला है वो पीटीआई क़यादत की ईमा पर किया गया। 100%। मैं तो पहले दिन से आपको कह रहा हूं, मेरी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने 10 मई की, कि ये चीज प्लानिंग के साथ की गई है, इसका मास्टरमाइंड इमरान खान है, और इमरान खान के साथ वो लोग हैं जिनको वो छुपे हुए लोग हैं, लाइक पीपल लाइक फर्रुख हबीब, पीपल लाइक वो जो एक लाहौर का सांप पकड़ा हुआ है, वो क्या है, जमात इस्लामी से जो पीटीआई में आया हुआ था विद अ स्मॉल बियर्ड, पीपल लाइक दीज पीपल वर विद हिम, इन्होंने सारा ये प्लान किया और इस प्लान के साथ इन्होंने ये अमल किया। जी तो सर चेयरमैन पीटीआई इस तमाम तर वाक़े के अकेले जिम्मेदार आप समझते हैं, या जो दीगर उनके मुशीर थे, मुआवनीन थे, उनके साथी थे, वो भी इसमें पूरी तरह से मुलव्विस थे, उनको गलत मशवरे दिए गए? देखें ये मासूमियत का जो एक है ना कि जी वो मासूम था, उस बेचारे को गलत मशवरे देते थे और गलत मशवरों पे चल पड़ता था। ही इज द मैन हु इज रिस्पॉन्सिबल। मुशावरत भी जिनसे आदमी लेता है तो उसकी क्या मशवरे लेता है। अब मशवरे किस किस ने दिए इस अटैक को प्लान करने के, मेरे ख्याल में उन तमाम को दे नो इट नाउ, जिनको जानना चाहिए, और उन तमाम को भी उनका इलाज भी होना चाहिए, लेकिन ही इज द मैन हु एक्चुअली क्रिएटेड दिस, और इस पूरी चीज को प्रोड्यूसर भी खुद है, और इस तमाम जो इवेंट है उसको मॉनिटर भी ही वाज द वन हु डिड दिस। अच्छा सर, इलेक्शन अब कब होने वाले हैं और आपको क्या लगता है, और जो मुल्की सियासत में इलेक्शन है, आपको लगता है मुकर्ररा वक्त पर होंगे या मजीद डिले हो जाएंगे? आई डोंट नो कब होने वाले हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि इलेक्शन कब होने चाहिए, आई कैन स्पीक ऑन दैट, मैं अपना वो व्यू दे सकता हूं। देखिए, मुल्क तो हम जब से, मैं तो अपनी सारी उम्र के अंदर यही देखता हूँ, नाजुक मोड़ नाजुक मोड़ और नाजुक मोड़। नाजुक मोड़, जी। लेकिन ये जो सिचुएशन जिसमें से आप गुजर रहे हैं, ये सिचुएशन आपने भी नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी, और बहुत लोगों ने ये सिचुएशन नहीं देखी जिसमें से आप गुजर रहे हैं। इस पोलराइजेशन को, इस इकोनॉमी की सिचुएशन को, और इकोनॉमी से बढ़ के जो हमारा मजमूई रवैये की डिस्ट्रक्शन की सिचुएशन है, कि जिसके अंदर पूरी की पूरी कौम केओस की शदीद तरीन सिचुएशन में से गुजरकर अब एक और नए मरहले की तरफ है। ये सिचुएशन आज से पहले नहीं आई थी। मुल्क के अंदर कभी निकल कर किसी ने अपने मुल्क को आग लगाने की बात नहीं सोची बिल्कुल। थी। इस कदर हाइपर हो जाना, और नौजवान बच्चों का जिनको कुछ समझ नहीं है कि मुल्क क्या है, मुल्क का आगे हमने करना क्या है, उनको ये भी नहीं पता कि हमारा अपना कैरियर का क्या होगा, ना वो वरीड है कि कल उन्होंने शादियां करनी है, आगे कुछ करना है। इस सारी सिचुएशन को अगर आप देखें तो मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ अपनी जाती तौर पे कि इलेक्शंस हों, ये जो जी। अक्टूबर में या किसी में। अच्छा सर, आपको दे क्या शुड लगता है प्रोलॉन्ग कि जी जी, अच्छा सर, आपको क्या लगता है तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो कि उनको छोड़कर चले गए हैं, आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ ने अपना वोट बैंक भी खो दिया है, या सिर्फ रहनुमा ही गए हैं और वोट बैंक अभी भी तहरीक इंसाफ के पास ही है? देखिए, मार्च तक अगर इलेक्शन हो जाता तो इमरान खान का वोट बैंक की उस पर कास्ट था, और इमरान खान जो टारगेट अचीव करना चाहता था, डिसेप्शन का इतना जबरदस्त स्पेल था कि उसमें मार्च तक इलेक्शन हो जाता तो ये बिल्कुल 2/3 मेजॉरिटी अचीव कर जाता। जैसे जैसे मार्च, हमने तो पहले भी, आपने अगर मीडिया पे फॉलो किया हो, मैंने कहा है, जैसे जैसे मार्च गुजरेगा, ना सिर्फ इसके लीडर्स इसको छोड़ेंगे जो इसके साथ हैं, और आते आते इसका वोट बैंक जो है वो श्रिंक करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मामला खुलता जाएगा, वैसे वैसे डिसेप्शन का ये जो सहर टूटता जाएगा, उसी तरीके से लोगों को होश आता जाएगा। तो अब हो गया मार्च, अप्रैल, मई, और आप अक्टूबर तक देखिएगा क्या हालत होती है। आपके पहले क्वेश्चन का मेरा जवाब रह गया था, वो जी। ये था कि दे शुड प्रोलॉन्ग द इलेक्शन, दे शुड गो फॉर सम गवर्नमेंट व्हिच इज वेरी स्ट्रांग, और वो एक कौमी हुकूमत बना के मे बी फॉर 6 months या साल, और दे शुड फर्स्ट स्ट्रेंथन ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ पाकिस्तान, इनको नेगेटिव पोलिटिसाइजेशन से बचाकर मजबूत करके फिर पार्टीज इलेक्शन में आए, जी। ताकि ना पार्टीज को इशू इलेक्शन लड़ने में, ना उनको इशू हो किसी अच्छे आदमी को टिकट्स देने में, और ना कोई उनको डर हो कि आगे को मैनिपुलेशन इन द माइंड ऑफ पीपल जो है नेगेटिव हुई है। मेरा ये व्यू है। अच्छा सर, जी, आपको क्या लगता है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कितनी जल्दी इस सियासत में अपनी जगह बना लेगी, और हमें जरा ये भी बताइएगा कि आप अगला वजीर आजम किसे देख रहे हैं? आई वुड नॉट से कि मैं अपना वजीर आजम किसको देख रहा हूँ, आई वुड नॉट से, ना सर, किसी को कुछ मैं अंदाजा तो खुश होगा। करने के लिए। सर, अपनी पार्टी के हवाले से बता दें फिर।
نہیں اندازہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پارٹی میں تو یقین جانیے اس بات کا قائل ہوں. نہیں سنیے، میں وہی کہہ رہا ہوں، میں اس جی بات جی کا قائل ہوں کہ پارٹیز بھی پہلے 10 سال سے پہلے وزیر اعظم چن کے اگر الیکشن نہ لڑے تو یہ ہماری بھی جان چھوٹ جائے. پارٹیز بھی کچھ اس طرف آ جائیں کہ الیکشن سے پہلے جیسے باقی ممالک میں آن دا بیسس آف میرٹ وہ کسی کو نامینیٹ کر دیں اور ان کی ایک پوری کمیٹی بنے جو کہ وزیر اعظم بھی چنے. یہاں وزیر اعظم بھی پیدا ہوتا ہے تو وزیر اعظم بنا ہوا ہوتا ہے، اور ایک آدمی پارٹی بناتا ہے تو وزیر اعظم بنا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ تو کسی اور کا نام اگر آیا تو اس کو ختم کر دیا جائے گا. کاش پارٹی بھی اس لیول پر پہنچے کہ ایک سٹیج جب الیکشنز کی آئے تو اس سے پہلے بیٹھ کے اپنے اندر سے بیسٹ آف دا بیسٹ کو نامینیٹ کریں. میں تو اس چیز کا قائل ہوں. دوسری چیز آپ نے کیا پوچھی تھی؟ سر آپ سے یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ استحکام پاکستان پارٹی اب کتنی جلدی جی آپ نے سیاست میں کچھ اپنی اور بھی جگہ جی جی یہی سر آپ سے سوال تھا کہ ووٹ سر اور جو تحریک انصاف کا ووٹ بینک ہے کیا وہ استحکام جگہ پاکستان کیسے پارٹی کی بنائے جانب آ سکتا ہے؟ گی، جگہ ایسے بنائے گی ڈیفینیٹلی دا مور ٹائم وی گین اتنا ووٹ ہمارے پاس آئے گا، بیکاز ہمارے پاس وقت ہوگا اپنے اس ایم کو لے کے جانے کا. دوسرا، جگہ کتنے جلدی بنائے گی آپ دیکھ لیں کہ جس دن سے پارٹی اناؤنس ہوئی ہے اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن جو ہے وہ یہی ہماری پارٹی ہے. آپ جس طرف بھی دیکھیں گے ایوری ویئر پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ آر پارٹی. ہمارے سے پوچھ رہے ہیں پارٹی بن گئی ہے، تو آپ جگہ تو بن چکی ہے. جگہ اس لیے بن چکی ہے کہ بہت بڑا ویکیوم ہے. جگہ اس لیے بن چکی ہے کہ عمران خان نے اپنا جو پارٹی تھی، جو ہماری ایکس پارٹی تھی، عمران خان نے ان کو اس کریٹیکل تھریشولڈ کے اوپر ایک برنگ کے اوپر لا کے کھڈے میں پھینک دیا ہے. اب ہماری ہمت ہے کہ ہم کتنی سنسیریٹی کے ساتھ اور کتنی جو ہے اپنی محنت کے ساتھ اور ایکچوئل سنسیریٹی کے ساتھ، صرف ورڈز نہیں، کہانیاں نہیں جو پورے ملک میں پتہ نہیں کب سے سنائی جا رہی ہیں، جھوٹا بیانیاں نہیں کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے. ماڈرن ویز اس ٹائم کو جانتے ہوئے، اپنی قوم کو جانتے ہوئے، ان کی سائیکی کو بھی جانتے ہوئے، ان کے مسائل کو جانتے ہوئے ہم کتنا کام کرتے ہیں اور کیسے ہم ڈیپینڈز اپون اس کہ اس اپ ہل ٹاسک کو ہم کتنی محنت سے کرتے ہیں. مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بہت جلدی جگہ بنا سکتے ہیں سنسیریٹی کے ساتھ، کیونکہ اتنا فقدان ہے سنسیریٹی کا جی کہ اس وقت اگر کوئی بھی سنسیریٹی کرے تو اس کو جگہ ملے گی. کتنا فقدان ہے خالص دودھ کا. وہ کوئی خالص دودھ دے رہا ہو تو بھاگ بھاگ کے لوگ لیتے ہیں. ضرورت ہے ہمیں خالص دودھ دینے کی، سنسیریٹی جی کے ساتھ لوگوں کے اچھا ساتھ پیار کرنے کی اور ٹھیک بات کرنے کی. جی اچھا خرم صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف کا اگلا چیئرمین آپ کسے دیکھ رہی ہیں؟ شاہ محمود قریشی جنہیں چیئرمین پی ٹی آئی نے خود نامزد کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، میں کچھ بھی پتہ نہیں کس نے نامزد کیا ہے. میرا تو یہ پریڈکشن تھا کہ بہرحال دیکھیں، شاہ محمود قریشی صاحب از اے ویری نائس پرسن، بہت بیک گراؤنڈ ہے، پالیٹیشین ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کو پارٹی جب جائے گی تو میں اس پہ زیادہ کریٹیسزم نہیں کرنا چاہتا ہوں بیکاز آئی ایم ناٹ پارٹ آف دیم، میرا ان سے وہ. لیکن عمران خان کی جو ٹریننگ ہے یا عمران خان نے جس طریقے سے پارٹی چلائی ہے، اس عمران خان مائنس یہ پارٹی آٹومیٹکلی ڈیلیوٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. آپ یاد رکھیے گا. سر آپ کی ملکی معیشت پر، سیاست پر گہری نظر ہے. آپ جو ملک میں مہنگائی کی اس وقت صورتحال دیکھ رہے ہیں بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کا ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں؟ اور جو نیا وفاقی بجٹ پیش کیا گیا ہے آپ سمجھتے ہیں وہ عوام کے حق میں کچھ بہتر ہوگا، کچھ ریلیف عوام کو مل سکے گا؟ دیکھیں، میں پیچھے بھی یہی کہتا رہا ہوں بات کہ بجٹ آپ عوام کو ٹاپ آف دا لائن بجٹ دے دیں، یہ عوام پھر 6 مہینے کے اندر ہر چیز کو کھڈے میں پہنچا دے گی. ہم ایک ساحل قوم بن گئے ہیں اور ہماری جو بیسک رائٹس ہیں ہم ان سے محروم ہونے کا بہت بڑا ہمارے ایشوز اپنے بھی ہیں. ہمارے پاس کرپشن کی انتہا ہے، اہل آدمیوں کا ہم مقام پہ نہیں آنے دیتے. ہم نے بلدیات کا سسٹم نہیں کیا ہوا، ٹیکسیشن ہمارے پاس ہے نہیں. ہم روتے سارا دن ہے کہ ہمارے پاس فلانی چیزیں ہونی چاہیے. ہماری مہنگائی زیادہ ہے، ہم نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے کام نہیں کیے. یہ ہے ہماری سچویشن. ہمیں جس سمت میں جانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی کرسی تک خود نہیں اٹھا سکتے، ہم اپنے لیے چائے بھی خود نہیں بنا کے پی سکتے. بچہ اپنے گھر سے جب تک بہن نہ ہو تو کپڑے استری کرا کے وہ باہر نہیں نکل سکتا. ماں روٹی نہ دے، ایک ہٹا کٹا مشٹنڈا روٹی نہیں کھا سکتا. تو دس از واٹ وی آر ایز اے نیشنل کریکٹر. ہمیں آپ تیل کے کنویں بھی نکل آئے نا یہاں پہ، ہم ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے تباہ کر کے رکھ دیں گے. گورنمنٹ کو چاہیے آن دا بیسس آف میرٹ لوگوں کو لانا، وہ جو پرانا سسٹم ہے اس سے ہٹ کے
हमारे पास जब तक हम करप्शन को और मेरिट की बुनियाद पर राइट मैन एट राइट प्लेस लेके नहीं आते, हमारे मसाइल महंगाई के चलते रहेंगे, क्योंकि हम क्राइसिस को हैंडल करने के आदी नहीं है। इमरान खान जा रहा था, उसको मालूम था कि ये सारे मसाइल हो गए हैं, वो क्राइसिस को एग्रीवेट करके चला गया, एग्रीवेट किया, उसने क्राइसिस को मजीद डेवलप किया ताकि अगली गवर्नमेंट आ रही है वो तबाह बर्बाद हो जाए। दिस इज आवर नेशनल कैरेक्टर बन गया, ये इमरान खान करके गया इस चीज को। तो इन तमाम चीजों के ऊपर मैं तो कहता हूँ कि हुक्मा, इस मुल्क के जो बड़े लोग हैं, जो फुकहा हैं, इस मुल्क के जो थिंक टैंक्स हैं, दे शुड सिट, हम असल प्रॉब्लम्स को हल करने की तरफ आए। हमारे पास इस वक्त नौजवानों की भरमार है और सारे निकम्मे हैं, सारा दिन सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के नेगेटिविटी करते हैं। इन्होंने कल शादियां भी करनी है, इनके कल बच्चे भी होने हैं, और उनका सोचिए 25 करोड़ की आपकी पॉपुलेशन, यानी आवाम को भी अपना किबला दुरुस्त करना होगा। मेजर रिटायर्ड हमीद रोकरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें खुसूसी वक्त दिया। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद होंगे। मुल्की हालात जो चल रहे हैं उस हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज की अहम समात के हवाले से बात करेंगे कातिलाना हमला केस से, जिसमें चेयरमैन पीटीआई आज पेश हुए और अपने बयानात से वो मुकर गए। उन्होंने कत्ल के इल्ज़ामात की जो वीडियोस थी वो तो तस्लीम की, लेकिन वो सबूत फराहम ना कर सके। और राना सनाउल्लाह की जानिब से भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें उनकी जानिब से कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई का वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, इंटेलिजेंस अफसर पर कत्ल की साजिश का जो इल्ज़ाम था, इस हवाले से वो कोई सबूत फराहम नहीं कर सके हैं। तो काशिफ रफ़ीक इस्लामाबाद स्टूडियो से, इम्तियाज़ खान फरहान साहब कराची स्टूडियो से, मुनव्वर भट्ट साहब लाहौर के स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले काशिफ, हमें ज़रा आज की समात के हवाले से बताइएगा, चेयरमैन पीटीआई ने आज क्या मौक़िफ़ अपनाया अदालत में, और जो उनकी जानिब से इल्ज़ामात लगाए थे इस पर उन्होंने क्या कहा है? देखें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है ये नैरेटिव बनाने के बड़े माहिर हैं, और मैं तो तवातर से एक बात कह रहा हूँ कि इस तरीके से ये नैरेटिव बनाते हैं कि झूठ जो है वो सच का गुमान देने लगता है। देखें, तवातर से ये कहते रह गए कि मेरे ऊपर कातलाना हमले करवाए जाएंगे, मुझे कत्ल करने की साजिश की गई है, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके रख दी है, उसमें मैंने किरदारों को बता दिया। यहाँ तक इन्होंने लोगों को कहा कि अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए, असैसिनेशन हो जाए, तो वो वीडियो जब सामने आए तो मेरे कातलों को आप छोड़ना नहीं। ये उसके बाद जब इनके ऊपर कातलाना हमला हुआ उसके बाद भी इन्होंने बाकायदा नाम लिए, बातें की, हर चीज़ की। जब उनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया, उनसे पूछा गया कि आप बताइए ये वीडियोज़ आपकी हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल वीडियोज़ मेरी हैं, वीडियो में जो बयान दिए गए बिल्कुल मैंने दिए। तो उसके बाद जब उनसे कहा गया कि इन बयान और इन वीडियोस के तनाजुर में जो सबूत है वो सबूत सामने लेके आइए, तो चेयरमैन साहब ने कहा कि मेरे पास सबूत तो नहीं है, तो मैं तो ये वीडियो बयान है और हर चीज़। उन्होंने कहा फिर आपको कैसे पता लगा? तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी शख्स ने टेलीफोन किया, टेलीफोन करके उन्होंने मुझे डिटेल दी कि ये जो अशखास हैं ये आपके खिलाफ कत्ल की साजिश में मुलविस हैं या उसको प्लान कर रहे हैं। मैं अपने देखने वालों को एक चीज़ याद करवाता चलूँ, इससे पहले भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से तवातुर के साथ एक नैरेटिव पेश किया गया था, वो था 35 पंक्चर्स का। अब जब 35 पंक्चर जो है वो इन्होंने इतना नैरेटिव उसका घुमाया, इतना बोला, और जब फाइनली पूछा गया कि बताइए जी वो 35 पंक्चर जो लगवाए गए थे उस वक्त के निगरान वजीर आला नजम सेठी साहब पे जो इल्ज़ाम लगाया गया तो उसके बारे में कोई सबूत दीजिए। तो उन्होंने कहा मेरे पास सबूत तो नहीं है। सबूत किधर है? वो जी नईमुल हक साहब उस वक्त बड़े एक्टिव थे, अभी तो वो फौत हो गए, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। तो उन्होंने कहा जी नईमुल हक साहब को फलां किसी शख्स ने कहा था कि ये 35 पंक्चर इस तरीके से लगाए गए, और उसके बाद मैंने वो बात आगे फ्लोट कर दी। इस सारे मामले में भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना है कि जो वीडियोज हैं वो असली हैं, बयानात भी मैंने दिए हैं, लेकिन उसके जो सबूत है वो मेरे पास नहीं है। सबूत देने वाला शख्स फोन करके मुझे इतला देता था, तो उन्होंने पूछा कि आप उस शख्स का नाम बता दीजिए जिसने आपको ये इतलात दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी नहीं, वो तो बंदे का नाम भी मुझे याद नहीं है जिसने मुझे इतलात दी। अब बंदे का नाम याद नहीं, आपने इम्प्लीकेट करने की कोशिश की, आपने बड़े बड़े लोगों के नाम बीच में लिए, उनके खिलाफ FIR कटवाने की कोशिश की। अब आप जब उसके सबूत देने की बारी आई तो आप कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत नहीं है। सो ये वो माइंडसेट है, ये वो रवैया है जो सियासी क़यादत का, जो तवातुर के साथ हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से माशरा जो है वो ज़हनी तौर पर जो है वो आलूदा हो गया। और इसी तरह का रवैया जो है वो इनके जो कारकुनान है, इनकी जो लीडरशिप है वो भी तवातुर के साथ बोल रही है। और आखिर में शुमाइला मैं बताता चलूँ कि जब उस वक्त
सारी चीजें यूटर ले लिया चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, और अभी थोड़ी देर पहले जो तहरीक इंसाफ का मीडिया सेल है वो दोबारा फिर अपने उस मामले पे आ गया कि अगर कोई आजादाना तहकीकात होंगी, अगर कोई आजादाना कमेटी बनेगी तो उसके सामने हम सबूत रखेंगे। अब वो आजादाना कमेटी और आजादाना तहकीकात से मुराद शायद उनकी ये होगी कि वो अपनी मनपसंद के लोगों के ऊपर मोहित एक कमेटी बनाए और उसको बताएं कि हाँ मुझे कत्ल की साजिश करवाने के कौन कौन से किरदार थे और उनका सामने लेके आए। ठीक है, यानी ये तो इम्तियाज साहब ऐसे बात हो गई कि हवा में तीर चलाओ, सबूत कोई नहीं। काशिफ जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो इस मामले में मारे 35 पंक्चर तो एक छोटी सी बात है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा था मैं अपोजिशन लीडर हूँ, मेरा काम तो इल्ज़ामात लगाना है, ये बात भी उन्होंने कही थी। और देखिए आपको याद होगा जो इन्होंने ये बात की जब मोहतरमा शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो का मर्डर हुआ था और ख़ासतौर पे कराची में जब 18 अक्टूबर 2007 को हमला हुआ था उन पर, तो पीपल्स पार्टी ने भी और एक हमारे मारूफ एंकर है उन्होंने इस बात को ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि बीबी ने एक ईमेल लिखी है, उसमें जनरल मुशर्रफ और ये परवेज़ इलाही का नाम भी था और वो FIR भी नहीं हो सकी थी। ये सिर्फ जो बोलते हैं ना इमरान खान कि जनाब वो मेरे खिलाफ मेरे जो FIR दर्ज कराना चाहता था वो नहीं हुई, वो हाई कोर्ट में भी गई थी पीपल्स पार्टी, उस वक्त नहीं हुई थी। उसकी वजह ये होती है कि एविडेंस तलब किया जाता है, वो सारी चीज़ें होती हैं, सारे मामलात को आगे वो सबूत आज तक इमरान खान साहब ने किसी चीज़ का नहीं दिया जो PTI के चेयरमैन हैं। और आप देखें कि PTI का चेयरमैन जो बात करेंगे आपको मुल्क से बाहर मेजर आदिल वो बात करते हुए मिलेंगे, कैप्टन हैदर मेहदी वो बात करते हुए मिलेंगे, और हमारे वो एंकर्स जो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं वही चीज़ वो बोलते हुए आपको वहाँ पर मिलेंगे। सबूत का कोई मसला नहीं है। वो ये कहते हैं कि जनाब मैं अपोजिशन लीडर हूं, मेरा काम इल्ज़ाम लगाना है, लेकिन जो मैं पहले आपके प्रोग्राम में एक बात की थी, फिर अगेन मैं कहता हूं, हाँ। सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त नोटिस लेना चाहिए था जब उन्होंने इनकी गिरफ्तारी पे इनको बेल दी थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम मुकदमात जो दर्ज नहीं हुए थे उनमें भी बेल दी थी। उस वक्त भी इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया था कि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा किया गया है, जबकि उनको प्रोड्यूस किया था गिरफ्तारी को अगवा का नाम अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट तहकीकात कराती और इमरान खान को बोलती कि सबूत पेश तहकीकात करवाई जाती तो मजीद हकायक सामने आ जाते। मुनव्वर से हम इस बात में मौक़िफ़ ले लेते हैं। मुनव्वर आप बताइएगा, जिस तरह से एक और बयान से चेयरमैन PTI मुकर गए हैं, अवामी सतह पर उनकी साख अब मजीद नीचे गिरती हुई नजर आती है। फॉलोअर है ना, वो सिर्फ उन्हीं की बात सुनते हैं, उन्हें बहुत सी चीज़ों के हवाले से पता कि हमारे माशरे में वो गैर अखलाकी और नामुनासिब समझी जाती हैं, लेकिन उनकी ज़ात के ऊपर जब बात हो तो उनका ये तो उनका ज़ाती मामला है, उसके ऊपर वो उनके जो फॉलोअर हैं उन पर कोई असर नहीं होता। तो जो उनके फॉलोअर हैं उनके ऊपर चेयरमैन PTI का जो बयानिया जो भी है गलत है सही है, वो उसी के ऊपर वो उसी को दुरुस्त समझेंगे और उसी के ऊपर अमल करेंगे। तो ये अभी जैसे एक रोज़ पहले जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के आगे जो खान साहब ने जो बयानात दिए और जो इंक्वायरी उन्होंने फेस की और जिस तरह सवालात के जवाब दिए, आज उनके ट्वीट में ये सारी चीज़ें रिवर्स हो गई, तो उनके फॉलोअर जो उसी के ऊपर प्रोपेगेंडा करे। कभी चेयरमैन PTI जो है अगर आज़ादाना कमीशन बन गया तो फिर उसके ऊपर वो अपने सबूत जो है ना वो फराहम करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से भी ये सारे मामला हुए। तो जो फॉलोअर है उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, लेकिन जो आम आदमी है, जो आम पाकिस्तानी है, वो शायद इन चीज़ों को अब समझ रहा कि भी ये सिर्फ प्रोपेगेंडे की गेम है और खान साहब के पास अब कहने को कुछ नहीं है। अच्छा मुनव्वर, अवामी सतह पर क्या आप तो क्योंकि ग्राउंड में देख भी रहे हैं, अवामी सतह पर कैसा रिस्पांस आ रहा है जो कि यू टर्न उनकी जानिब से लिए जा रहे हैं, जिस तरह के बयानात उनकी जानिब से दिए जाते हैं, सबूत नहीं है, सिर्फ बातें ही बातें हैं। देखिए ये अवामी सतह पे अब ये चेंज आ रही है ना कि लोग अब उनके बात को सच और झूठ के पैमाने पे तोलना शुरू हो गए कि भाई क्या ये बात दुरुस्त करे, क्या भाई ये बात गलत करें। तो इसके ऊपर उनकी वो मकबूलियत का वो इस टाइम पे वो पैमाना नहीं है जो आज से चंद माह पहले था। जैसे वो मेजर साहब भी बता रहे थे कि अगर 4-6 महीने पहले ये अगर इलेक्शन होते तो वो शायद वो वास्ट मेजॉरिटी ले जाते, और अब उनकी जो बयानियों में तब्दीलियां आई हैं उसकी वजह से अवाम उनकी मकबूलियत में कमी हुई है। ठीक है, मकबूलियत में कमी हुई है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे रूसी तेल का जो जहाज़ पाकिस्तान में आया है उससे कितना फ़ायदा आवाम को होगा, बजट कितना आवाम के हक में है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे मईशत को भंवर से निकालने की हुकूमती कोशिशें जारी हैं और इन्हीं कोशिशों के तनाजुर में जो रूसी तेल का एक जहाज़ है वो पहुंच चुका है। अब इसके क्या फ़वाइद आवाम को मिलेंगे? इम्तियाज़ साहब बताइएगा, आपको क्या लगता है कि रूसी तेल तो आ गया, पाकिस्तान के पास वो सहूलियात हैं कि इसको रिफ़ाइन किया जा सकेगा और आवाम को कितना फ़ायदा होने वाला है? देखिए, मुसद्दिक मलिक साहब ने जो कि रेलेवेंट वज़ीर हैं, उन्होंने तो इस बात की तस्दीक की है कि टेस्ट हो चुका है और वो फ्रूटफुल होगा, ये जो हमारे लिए खाम तेल आया है, और आगे भी 50,000 मेट्रिक टन आने वाला है। उसके साथ अज़रबैजान का भी उन्होंने हवाला दिया है कि वहाँ पे सीएनजी के लिए एग्रीमेंट हो गया है। अज़रबैजान से इजी हमें ये पड़ेगा कि वो करीब तरह हमारे है, वरना तो हमारा कतर से भी मामला चल रहा है। और होपफुली देखें, ये हुकूमत की सिर्फ ज़िम्मेदारी नहीं है। जो ये मेजर हमीद रोकड़ी साहब जो एक बात कर रहे थे, जो इस्तेकाम पाकिस्तान कौंसिल के रहनुमा हैं और साबिक पीटीआई के, ये बिल्कुल सही कह रहे थे। सिर्फ आप हुकूमत पे जिम्मेदारी डाल के बरी जुमा नहीं हो सकते। आपको, हमको बींगे पाकिस्तानी, हमें भी अपना किरदार अदा करना होगा, अपने अखराजात के हवाले से, अपने काम के हवाले से, और सिर्फ ये रोना रोने से मसला हल नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि हुकूमत और अवाम मिलकर जब तक इस मामले में आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। थर कोल मौजूद है, विंड हमारे पास मौजूद है, वेव्स हमारे पास सी की मौजूद है, तवानाई का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये कि हमें डायरेक्शन अपनी मन एसल कौम चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा काशिफ, आपको क्या लगता है, अवाम मुस्तफीद होंगे? जी बिल्कुल, अवाम तो मुस्तफीद होंगे, लेकिन किस सूरत में होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, ये एक सवालिया निशान ज़रूर मौजूद है। देखिए, जो भी तेल अभी आया, अभी इसका एक प्रोसेस चलना है। उस प्रोसेस में अब अगर आप फ़र्ज़ कर लें 1 लाख मेट्रिक टन आ गया, खाम तेल आ गया, उससे अगर फ़र्ज़ कर लें आपने 7-7.5 लाख करीब बैरल जो है वो तैयार कर लिया, तो उस आपकी उससे खपत पूरी नहीं होनी है जब तक आप इसकी एक कंटिन्यूटी सप्लाई जो है उसको इंश्योर नहीं करेंगे। जब तक कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई इंश्योर होगी, उसके बाद ही इसकी जो प्राइस का इफेक्ट जो है वो पब्लिक की तरफ टर्न डाउन होगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जो हम इस वक्त जो आइंदा की सूरत हाल देख रहे हैं, इसमें बड़ा अहम रोल है। देखिए, हमारे पास जो पेट्रोल की सबसे पहले सप्लाई थी वो सऊदी अरेबिया से हमें बहुत ज्यादा आ रही थी। अब उसके बाद हमारे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन रशिया का आ गया। रशिया का तेल का जहाज आने का जो सबसे बड़ा इंपैक्ट है वो पॉलिटिकल इंपैक्ट है कि जो अपोजिशन कह रही थी कि इस हुकूमत के पास कि कहां है रशिया से जो तेल मंगवाया जा रहा है, कहां गए वो एग्रीमेंट, जो क्रिटिसिज्म पॉलिटिकली हो रहा था, वो क्रिटिसिज्म जो है वो टाई डाउन कर जाएगा कि जो पीडीएम की हुकूमत आई, उन्होंने जो स्टेप्स लिए, उन स्टेप्स में रशिया से तेल पहुंच गया। वो भले एक जहाज पहुंचे, इसके बाद मजीद सप्लाई आएगी। तो जो नैरेटिव तहरीक इंसाफ की जानिब से जनरेट किया जा रहा था कि ये सिर्फ नारे हैं, लारे हैं, कोई अहम मामला नहीं है, कोई अहम स्टेप नहीं है, वो नारे और लारों का जो नैरेटिव था तहरीक इंसाफ का, वो डाई डाउन कर गया कि रशिया का तेल फाइनली पहुंच गया। अब इसकी जब तक सप्लाई की कंटिन्यूटी नहीं होगी, उस वक्त हम कुछ नहीं, उस वक्त तक आप इसका कोई खातिर खा इंपैक्ट देख नहीं सकेंगे। इसी तरह अजरबैजान से अगर एलएनजी का हमारा एग्रीमेंट होता है और सप्लाई आनी शुरू हो जाती है, तो उसमें भी हमें एनर्जी में बड़ा रिलीफ मिलेगा। अच्छा मुनव्वर, आपकी क्या राय है इस पर, जो आवाम को कुछ रिलीफ मिलता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, ये अवाम को रिलीफ मिलेगा। और जैसे मैंने आपके गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि अभी डॉलर की प्राइस जो है वो कम होनी शुरू होएगी, तो आज देख लें, आज 7 रुपये डॉलर जो है ना वो कम हुआ है। दूसरा, जो पेट्रोल की कीमत जिसके ऊपर सब बात हो रही है, तो मुझे ये लग रहा है कि 30 से 40 रुपये पेट्रोल की कीमत मज़ीद कम होगी, और इस बात का इंदिया वो इसहाक़ साहब दे चुके हैं, और शायद मुसद्दिक मलिक साहब ने भी इस हवाले से बात की है। तो ये अभी पेट्रोल की कीमत कम होने से, और साथ में जब डॉलर की प्राइस जो अपनी एक्चुअल प्राइस के ऊपर जाएगी, तो फिर लाजमी तौर पे चीज़ें सस्ती भी होंगी, और जो इस टाइम पे जो महंगाई का तूफान मचा हुआ वो भी कम होगा। लेकिन मुनव्वर, कब होगा? तेल तो आ गया, लेकिन इसके समरात आवाम को कब मिलेंगे? जी, मैंने पहले भी अर्ज किया था, ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई जो है इस मामले में बहुत अहम है, क्योंकि ये 30 जून को IMF के साथ जो है हमारा वायदा ख़त्म हो जाएगा जो इस टाइम पे चला, और जो उनके IMF के मॉनिटर बैठे हुए हैं स्टेट बैंक में, वो यहाँ से अपना सामान पैक करके वापस निकल जाएंगे। तो फिर जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो उसके ऊपर अमल शुरू हो जाएगा। और ये पेट्रोल की प्राइस इसी महीने में भी जो नेक्स्ट 15 डेज के ऊपर जो प्राइस आ रही है, उसके ऊपर भी जो है ना वो कमी का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन मैं यानी 600 से 300 पे आ जाएगा, कम हो जाएगा, कितना कम होगा? जी, मुझे ये लग रहा है कि अभी पेट्रोल की कीमत 200 सवा 200 के बीच में पर लीटर होएगी, जो कि इस टाइम पे 250 प्लस ही है।
اور ڈالر جو 300 سے اوپر فلوٹ کر رہا تھا آج 298 روپے پہ آ گیا. یہ فرسٹ ویک آف جولائی جو ہے پاکستانی اکانومی میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرے گا. یہ آپ نوٹ کر کے رکھ لیں اور دیکھ بھی لیجئے گا. چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں جس کی میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کے میں نشاندہی کی تھی کہ ابھی مہنگائی کے اوپر حکومت کا فوکس ہے اور مہنگائی کے اوپر ہی ساری چیزیں ہو رہی ہے. اور یہ اب یہ مہنگائی کم ہو کے رہے گی کیونکہ اس کے بغیر وہ موجودہ جتنی بھی حکمران جماعتیں وہ الیکشن میں جا نہیں سکتی. جو ان کی فنانشل کنڈیشن ہے اس کے اوپر وہ پریشر میں آئی ایم ایف سے ان کا معاہدہ نہیں ہو سکا, باہر سے بیرونی امداد اور پیسے ان کو ملنے ممکن نہیں ہے. تو یہ چائنا کیمپ میں اب یہ ان کے معاملات بڑھیں گے. چائنیز کی امداد بھی آئے گی, چائنیز کی سپورٹ بھی آئے گی, چائنیز کی انویسٹمنٹ بھی آئے گی, یہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام بھی شروع ہوگا, تاکہ یہ سارے کام ہونے کے ساتھ ہی یہ حکومت جو ہے وہ الیکشن میں جائے گی. اور بہت سے دوست اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہے کہ شاید انہیں اکتوبر میں الیکشن نظر نہیں آ رہا, لیکن میری اپنی رائے ہے کہ یہ 11 اگست تک اسمبلیاں جو ہے ڈیزالو کر دی جائیں گی اور اس کے بعد نومبر میں الیکشن ہوں گے. یعنی جولائی میں مہنگائی کم ہوگی, یہ کہنا ہے آپ کا؟ شمائلہ, ہمیں بزنس کارٹیل جو ہے نا ان کے بلیک میلنگ سے بھی نکلنا پڑے گا. جو بڑے بڑے کارٹیل بنے ہوئے ہیں نا ان کی آپ کو مونوپولی اور بلیک میلنگ سے نکلنا پڑے گا. ٹھیک ہے. نہیں شمائلہ, ایک جملہ صرف, جولائی میں جو مہنگائی کم ہوگی وہ بعمل مجبوری کم ہوگی, اور اس کی وجہ جو ہے وہ اگست میں اسمبلیوں کی مدت پوری ہو رہی ہے, انتخابات میں جانا ہے. فائدہ تو عوام کا ہے, ریزن تو کوئی بھی ہو. دیکھیں حمید روکڑی نے کاشف ایک بات کی ہے نا, حمید روکڑی صاحب نے جو ایک بات کی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ جو بیچ میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی اس کی مدت اینی ہاؤ بڑھانی پڑے گی انہیں, اور پولیٹیکل جو گرما گرمی ہے اس کو کول کرنے کے لیے اور اکنامیکل کنڈیشن کو گریپ کرنے کے لیے بہت ضروری ہوگی. امتیاز بھائی یہ بتائیں کہ ہم نے ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے یا خواہش کے مطابق چلانا ہے؟ دیکھیں آئین ہی خواہش ہوتی ہے. دیکھیں آئین اگر آئین کہتا ہے کہ آپ نے حکومت جو ہے وہ اسمبلی مدت پوری کرے 90 دن یا 60 دن کے اندر آپ نے انتخابات کرانے ہیں. آپ اگر پہلے تو آپ نے نیریٹو یہ لیا کہ ہم صوبوں کے اور مرکز کے الیکشن ایک ٹائم پہ کروانا چاہتے ہیں. اب اگر آپ اس کو ڈریگ کر کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو 1 سال کے لیے آگے لے کے جائیں گے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ اس وقت بھی صوبوں کے الیکشن نہیں کروانا چاہتے تھے اور آپ مرکز میں بھی الیکشن نہیں کروانا چاہتے. آئین موجودہ حکومت کو بھی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی مدت 1 سال بڑھا سکتی ہے, یہ آئین اجازت دیتا ہے. نہیں تو یہ اسمبلیوں کی مدت بڑھے گی نا, دیکھیں ملک کا یہ اسمبلیوں کی مدت بڑھائی ہے نا, ان اسمبلیوں کی مدت بڑھائی ہے. اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی تو مدت بڑھانے کا کوئی آئینی جواز نہیں ریفرنس ہے. اس کے لیے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ ریفرنس ملک کے کسی اہم ایشو کے اوپر, خاص طور پہ اکنامی ایمرجنسی اگر ڈکلیئر کر دیتی ہے, ایمرجنسی لگوا دیں, بالکل ایمرجنسی لگ جائے. اور یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس پاور ہے کہ کسی ایک ایشو کے اوپر وہ آگے جو ہے لے کر جائے. اب یہ بات یہ آئے گی کہ پریزیڈنٹ کے الیکشن ہوں گے یا نہیں, تو سینٹ کے چیئرمین کوئی قائم مقام پریزیڈنٹ کے پاس پاور کم نہیں ہوتی, ایکول ٹو, یعنی کہ دیکھیں پریزیڈنٹ کے الیکشن تو اس صورت میں نہیں ہو سکتے جب آپ کا الیکٹرل کالج ہی پورا نہیں ہوگا, آپ کی پروونشل اسمبلیز دو نہیں ہے. اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو آگے لے کے جانا ہے تو مجھے آپ بتائیے کہ اب تک جو آئی ایم ایف ہمیں پیسے نہیں دے رہا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے جو ان سے کمٹمنٹس کی وہ ڈسون کر دی آگے مفتہ اسماعیل صاحب نے جو کمٹمنٹ کی ان کو ڈسون آگے کر دیا اسحاق ڈار صاحب نے. اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیوں کو آنے والا کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر اس کو ٹرن ڈاؤن کر دے گا, تو کون بندہ آپ کی بات پہ اعتبار کرے گا؟ کیسے یہ لوگ جو ہے کاشف انشاءاللہ آپ تو دارالحکومت میں ہو پاکستان کے, میں سندھ کے دارالحکومت میں بیٹھا ہوں. اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ یہ پولیٹیکل ایک کام چل رہا ہے. جو کل فاروق ستار ایک گیمبلنگ کی بات کر رہے تھے, وہ گیمبلنگ آلریڈی ہو رہی ہے, اور یہ وقت ثابت کرے گا کہ آئی ایم ایف ہمیں پیسہ نہیں دے رہا تھا یا ایک ٹیکٹس کے ذریعے اس کو آگے اس کو ڈسٹینس کو بڑھایا ہے آئی ایم ایف سے پیسے لینے کے لیے, نہ لینے کے لیے. ابھی تو صرف کراچی میں ایک ہی گیمبلنگ چل رہی ہے کہ میئر کراچی کیسے بنائے گا. نہیں وہ تو ہو گیا, میئر کراچی کیسے بنے گا, وہ ہو گیا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ امتیاز خان فاران صاحب, کاشف رفیق اور منور بٹ لاہور کے اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود تھے. کل پھر حاضر ہوں گے, آج سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
था, इस हवाले से वो कोई सबूत फराहम नहीं। देखें चेयरमैन तहरीक क्या ये तो चेयरमैन साहब रवैया है जो